92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं राहुल गुप्ता की लिखी कहानी सड़क किसी की नहीं होती। पिछले 14 घंटों से जयराम लगातार गाड़ी चला रहा था। 390 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी वो गाड़ी अब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरमाना गांव से गुजर रही थी। गाड़ी और जयराम दोनों ही जानते थे कि अभी 600 किलोमीटर का लंबा सफर और तय करना है। अभी उसे मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा रास्ता पार करके लद्दाख पहुंचना है। वो रास्ता जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल रास्तों में से एक माना गया है। वो रास्ता जो है इतना खूबसूरत कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं, पर जिन्हें वहां रोज जाना होता है उनकी जान सूखती है उसका नाम सुन के। सफ़र बहुत लंबा था और समय थोड़ा कम था, इसलिए जयराम सामान्य से कुछ तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। वो मदमस्त था। कठिन रास्ते का उसको कोई डर नहीं था। सड़क पे यूं बिना थमे बिना डरे चलते जाना उसके लिए रोज़ की बात थी। जयराम की गाड़ी बहुत शोर कर रही थी। एक तो गाड़ी की क्रैंकशाफ्ट में से आवाज़ आ रही थी, शायद अपनी ही किसी भाषा में गाड़ी मरम्मत मांग रही थी। दूसरा, जयराम ने रेडियो बहुत तेज़ चला रखा था। वो रेडियो की लय में लय मिला के गाने गाए जा रहा था। जिंदगी का ये सफ़र है, ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दूसरी तरफ बैठा उसका क्लीनर गोलू फ़ोन पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। हाँ, ये उस्ताद पागल हो गया आज, 1 घंटे से गला फाड़ फाड़ के गाना गा रहा है, गोलू ने फ़ोन की दूसरी तरफ बैठी निक्की से कहा। ये सुन के जयराम ने जब गुस्से में गोलू की ओर देखा तो गोलू ने फ़ोन ही काट दिया। ये निक्की रोज़ 5-5 घंटे क्या बात करती है तुझसे? कोई और काम नहीं है क्या इसको? अरे कम कर दे इससे बात करनी, वरना नौकरी से निकाल दूंगा तुझे, जयराम गोलू को छेड़ते हुए बोला। सफ़र काटने के लिए बस यूं ही दोनों एक दूसरे से मस्ती मजाक किया करते थे। क्या उस्ताद, जब परजाई और आपकी शादी नहीं हुई थी तब वो भी तो आपसे फ़ोन पे बात करती थी घंटों। आप तो गाड़ी साइड में लगा लगा के बात किया करते थे। क्या मैं कुछ कहता था? अब मेरी लव स्टोरी चल रही है तो उस पर अपना ये टैंकर चढ़ा देना चाहते हो आप? ये सुन के जयराम ने बहुत तेज ब्रेक मारा, रेडियो की आवाज बंद कर दी, गाड़ी साइड पे लगा दी और माथा पकड़ के बैठ गया। अरे गोलू, ये क्या कर दिया यार तूने? कितनी बार कहा है तुझसे, जब भी हम लोग लंबे सफर पे निकला करें तो अपनी परजाई की और मीनू की याद ना दिलाया कर मुझे। अरे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, डर लगता है मुझे, मैं कहीं किसी दिन माँ बेटी की याद में गाड़ी ना ठोक दूं। जयराम अपनी पत्नी शांति और 9 साल की बेटी मीनू से बहुत प्यार करता है। पिछले 15 साल से वो दिल्ली की एक तेल कंपनी के लिए टैंकर चलाता है। उसे अक्सर घर से दूर लंबे सफर पे 10-10 दिनों के लिए जाना पड़ता है और इसी तरह हर बार सफर के दौरान उसको मीनू और शांति की बहुत याद आती है। उसे कल का वो वक्त याद आ गया जब वो इस सफर के लिए घर से निकल रहा था। कितनी कोशिश की थी शांति और मीनू ने उसको रोकने की। कितना डर था उनकी आंखों में कि क्या पता जयराम इस बार वापस ही ना आए। ये पहाड़ियां, ये बर्फ, ये सुंदर नजारे कहीं खा न जाए उसको। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी सड़क किसी की नहीं होती। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ट्रक ड्राइवर जयराम तेल से भरा एक टैंकर दिल्ली से लेके लद्दाख जा रहा है और सफर में उसको अपनी पत्नी और बेटी की बहुत याद आ रही है। अब आगे। कल शाम को जयराम के घर ने उदासी की एक चादर सी ओढ़ ली थी। जैसे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि 2 घंटे बाद जयराम को एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर पर जाना था। उसकी पत्नी शांति चुपचाप रसोई में अनगिनत आलू के पराठे बना रही थी, जो वो जयराम को बांध के देने वाली थी उसके और गोलू के खाने के लिए। जयराम की बेटी मीनू उसकी गोद में बैठी थी और उसका चेहरा बता रहा था कि वो नहीं चाहती थी 7 दिन का लंबा सफर तय करके 2 दिन पहले ही घर लौटे उसके पापा
एक बार फिर 7 दिन के सफर पे चले जाएं। आप बहुत सीधे हो, आप कुछ समझते क्यों नहीं? अरे ये आपकी कंपनी हर बार आप ही को क्यों भेजती है लद्दाख? कलकत्ता या भोपाल क्यों नहीं भेजती? और किसी ड्राइवर को क्यों नहीं भेज देती उन जानलेवा पहाड़ियों पे? आप मना कर दो कंपनी को। शांति रसोई से कुड़ती हुई बोली। दरअसल पिछले कई सालों से गर्मियों के मौसम में जितने भी दिन लेह मनाली राजमार्ग खुलता है, जयराम की कंपनी हर साल उसे ही उस रास्ते पे जाने के लिए कहती है। हर साल हर महीने कम से कम 3 चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं जयराम को। अगर गाड़ी चलाने के लिए मना कर दूंगा तो घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जयराम बीवी से डरते डरते कुछ दबी सी आवाज में बोला। क्यों, और नौकरियां मर गई क्या? कोई और नौकरी ढूंढ लो जो यहीं दिल्ली में रह के हो सके। अरे कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहोगे। जब भी जाते हो हर बार दिल में डर बना रहता है, क्या पता इस बार वापस आओगे कि नहीं। शांति की आंखों में आंसू आ गए थे और पराठों पे गिर रहे थे। मैंने पापा से बात की है, वो जिस गैरेज में काम करते हैं उसमें मैकेनिक रखवा देंगे तुमको। पर अगर सब लोग यूं ही अपने शहरों में घर के आसपास ही नौकरी ढूंढ लेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह सामान की ढुलाई कौन करेगा? शांति, तुम्हें पता है शांति, ये जो तेल से भरा टैंकर खड़ा है बाहर, मैं उसमें सिर्फ तेल नहीं लाद के ले जा रहा हूँ। वहां जो फौजी सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, इस तेल के बिना उन तक खाने का जरूरी सामान कैसे पहुंचेगा? जिस किसान ने पूरे साल खेती की मेहनत की है, उसकी कटी हुई फसल शहर तक कैसे आएगी इस तेल के बिना? लद्दाख में जो लोग घूमने गए परिवार के साथ, अगर ये तेल वहां नहीं पहुंचा तो वो वापस कैसे आएंगे? इस टैंकर में बहुत से लोगों की जिंदगियां बंद है शांति। अगर सुबह शाम सड़कों पर चलने वाले ट्रक रुक जाएं तो इन सब की जिंदगियां रुक जाएंगी। शांति ये सब सुन के चुप हो गई। उसे अचानक फख्र महसूस होने लगा कि उसका पति इस देश को चलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उसने पराठों पे थोड़ा ज्यादा घी लगाना शुरू कर दिया। बीवी के बाद बेटी को समझाने की बारी आई। मैं इस बार क्या लाऊं तुम्हारे लिए पहाड़ों से? लद्दाख के बाजारों की लगभग सारी चीजें तो पहले ही ला चुका हूं तुम्हारे लिए। इस बार कुछ खाने की चीज लेके आना पापा, मीनू बोली। जयराम ने बेटी से तो कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोच लिया कि इस बार वो सैपला के खुबानी के पेड़ों से मीनू के लिए कुछ खुबानियां लेके आएगा। सैपला एक छोटी सी लड़की थी जो उसको सफर पे मिली थी। सैपला का ख्याल आया तो जयराम को याद आया कि पिछले हफ्ते जब वो सैपला से मिला था तो 3 बड़े बड़े वादे करके आया था। वो जाते ही पूछेगी उन तीनों वादों के बारे में। बेटी की यादों से बाहर आने के बाद गोलू और जयराम दोनों ने चाय पी और वापस अपना सफर शुरू कर दिया। आलू के पराठे बहुत ज्यादा होने के बावजूद खत्म हो चुके थे और दोबारा भूख भी लगने लगी थी, पर वो दोनों रास्ते में और कहीं नहीं रुके। उन्हें पता था कि रास्ते में जो दरचा गांव है वहां नन्ही सी सैपला उनका इंतजार कर रही होगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी सड़क किसी की नहीं होती। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ट्रक ड्राइवर जयराम दिल्ली से लेह टैंकर लेके जा रहा है। उसके रास्ते में उसको नन्ही सी लड़की सैपला से मिलना है, जिससे जब वो पहली बार मिला था तो बहुत सारे वादे करके आया था। उसको पता है कि सैपला दरचा गांव में उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब आगे। सैपला 12 साल की है और अपने बाबा लोबसांग के साथ लाहौल वैली के दरचा गांव में रहती है, जो बागा नदी के तट पे बसा हुआ है। ये गांव राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में पड़ता है और राजमार्ग पर से गुजरने वाली अनगिनत गाड़ियां यहां रुक के कैंप करती हैं। गांव में 12वीं तक का स्कूल है, जहां सैपला 6ठी क्लास में पढ़ती है, पर वो गांव और वो स्कूल सैपला के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बहुत छोटा है। दोनों बाप बेटी गर्मियों में जितने महीने ये राजमार्ग खुला रहता है, यहाँ पेड़ के पत्तों, पत्थरों और सूखी घास से एक ढाबा बना के चलाते हैं, और जब सर्दियां आती हैं तो जमीन का वो जो छोटा सा टुकड़ा है उनके पास, उस पर खेती करते हैं। वो उस पर खुबानी के पेड़ लगाते हैं और खुबानी उगाते हैं। दरचा गांव में जिंदगी और मौत के बीच बहुत सारे पुल बने हुए हैं। एक पुल अंधाधुंध गिरती बर्फ का है, जिसमें दब के जब लोग मरते हैं तो आवाज नहीं आती। एक पुल पहाड़ों में हुई तिल भर हलचल का बना है, जिसकी वजह से जब कोई पत्थर आके किसी पे गिरता है तो कुछ समझ आने से पहले ही आंखें बंद हो जाती हैं। एक पुल बना है राजमार्ग पर चलने वाली इन बेलगाम गाड़ियों का, जो आए दिन एक दूसरे से टकरा जाती हैं
और किनारे पे बने ढाबों में जा लगती हैं। हर बार जब ठंड बढ़ती है और नलकों से पानी की जगह बर्फ के टुकड़े निकलते हैं, तब सैपला के लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। तेज ठंडी हवाएं जब उसके नाजुक गालों को छू के गुजरती हैं, तो ऐसा लगता है मानो किसी ने माचिस की तिल्ली जला के लगा दी हो उसके गालों पे। जयराम और सैपला की मुलाकात 5 साल पहले इसी ढाबे पे हुई थी। तब से जयराम हर साल हर बार उनके ढाबे पे आके जरूर रुकता है। पिछले साल जब जयराम आया था लोबसांग के ढाबे पे, तो उसने लोबसांग से कहा था कि उसकी बेटी बहुत समझदार है, लोबसांग को सैपला की जिंदगी यूं पहाड़ों में जाया नहीं करनी चाहिए। उसने सैपला को एक उम्मीद दिखाई थी कि वो दोनों बाप बेटी को दिल्ली ले जाएगा, वहां लोबसांग की किसी ढाबे पे नौकरी लगवा देगा और सैपला का अच्छे स्कूल में दाखिला करा देगा। रोहतांग पास पार कर लेने के बाद जयराम सैपला से अब बस कुछ ही घंटों के फासले पे था। वो खुश था क्योंकि उसने अपने तीनों वादे पूरे करने का इंतजाम कर लिया था। बाबा बाबा देखो जयराम आ गया, सैपला ने जयराम की गाड़ी देखते ही अपने बाबा से कहा। माग्याला, लोबसांग बोला। उनकी भाषा में माग्याला का मतलब होता है बहुत अच्छा। लोबसांग खुश था कि जयराम आ गया। दरअसल सुबह से उसके ढाबे की बोहनी नहीं हुई थी। उसको पता था कि अब जयराम और गोलू दोनों यहीं चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, कुछ देर सुस्ताएंगे, नहाए धोएंगे और फिर लोबसांग को ढेर सारे पैसे देके ऊपर पहाड़ियों में चले जाएंगे। सैपला ने जैसे ही जयराम की गाड़ी देखी, वो फट से ऊपर चढ़ गई। गाड़ी के अंदर का माहौल एक सर्कस के मंच जैसा था। सारी चीजें चटकीले रंगों की झालरों से सजी हुई थीं। हरा, नीला, लाल, संतरी। सैपला को जयराम की गाड़ी के रंग बहुत अच्छे लगते थे। दरचा गांव में बहुत कम रंग देखने को मिलते हैं। बर्फ का सफेद, खुबानियों का नारंगी, धूल का भुरभुरा और खून का लाल। तुम्हें याद है ना, पिछली बार तुम 3 वादे करके गए थे मुझसे, इस बार तीनों पूरे करोगे ना? सैपला बोली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी सड़क किसी की नहीं होती। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ट्रक ड्राइवर जयराम दरचा गांव में रहने वाली सैपला के ढाबे पे पहुंच चुका है और सैपला उससे पूछ रही है कि क्या उसने सैपला से किए गए 3 वादे पूरे किए कि नहीं। अब आगे। जयराम ने सैपला के हाथों में लाल स्याही वाला पेन देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा तोहफा जो मैं नीचे दिल्ली से लाया हूं। पहला वादा पूरा हुआ, हाँ? अब बात करते हैं दूसरे वादे की। लोबसांग जयराम और गोलू के लिए प्याज और टमाटर का छौंक लगा के नूडल्स बना रहा था और सैपला की बचकानी बातों पर खुश हो रहा था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे टैंकर के पीछे लिखी हुई वो एक बात समझानी है तुमको, यही ना? हाँ, ज्यादातर लोगों की गाड़ियों के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तुम्हारे पीछे ये क्यों लिखा है कि सड़क किसी की नहीं होती? क्या मतलब है इस बात का? सड़क तो हम सबकी है। देखो ना, सड़क पे तो ढाबा बना रखा है बाबा ने। हाँ, पर जब सर्दियां आती हैं तो तुमको ये सड़क छोड़ के वापस गांव जाना पड़ता है ना, खेती करनी पड़ती है ना। तुम हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। बस यही मतलब है इस बात का कि सड़क कभी किसी की मंजिल नहीं होती। तुम कितनी भी देर उस पे रहो, एक ना एक दिन उसको छोड़ के तुमको किनारे पे आना ही पड़ेगा। इससे झूठ मत बोलो जयराम। सैपला, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। लोबसांग नूडल्स टेबल पे रखते हुए बोला, इसका मतलब यह है कि जो लोग सड़क पे चलते हैं उनको बहुत सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि सड़क पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है ना बेटी, कितनी घुमावदार हैं यहाँ की सड़कें। ड्राइवर जरा सी भी गलती करता है और सीधा खाई में जाके गिरता है। जयराम ने यह बात अपनी गाड़ी पे इसलिए लिखवाई है क्योंकि वो जानता है कि उसे इन जानलेवा और खतरनाक पहाड़ियों में हर साल गाड़ी चलानी है। तो लोग ये पढ़ें और सावधानी से गाड़ी चलाएं। अभी ये सब समझने के लिए सैपला बहुत छोटी है लोबसांग। वो दोनों बात कर रहे थे और गोलू और सैपला नूडल्स खा रहे थे। देखो जयराम, इस बार ऊपर बहुत ध्यान से जाना। परसों ही बर्फ पड़ी है, 2 गाड़ियां खाई में गिर गई हैं। तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, इस बार मौसम भी अच्छा नहीं है, ध्यान से जाना, लोबसांग ने जयराम से कहा। और मेरा तीसरा वादा? सैपला ने बाबा की बात काटते हुए कहा। दरअसल सैपला ने जयराम से वादा लिया था कि जब वो अगली बार आएगा तो सैपला को दिल्ली लेके जाएगा। देखो, मैंने तुम्हारे बाबा की नौकरी और तुम्हारे स्कूल में दाखिले की बात कर ली है दिल्ली में। अब तुम अपने बाबा को मनाओ यहाँ से जाने के लिए।
लोपसांग चलो ना मेरे साथ, जयराम ने लोपसांग से कहा। डर लगता है, मेरे गांव की आबादी बहुत कम है, 300 तो लोग हैं कुल मिला के, 65 घर हैं, यहीं पला बड़ा हूं मैं। सुना है वहां दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं, बहुत डर लगता है मुझको। बाबा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, बहुत ठंड लगती है मुझे नलकों में से पानी चाहिए, बर्फ नहीं। ठीक है जयराम, तुम ये तेल छोड़ के आओ, जब तुम वापस आओगे तो हम लोग दिल्ली चलने के लिए यहाँ तैयार मिलेंगे तुमको, और अगर वहां सब सही रहा तो बाद में आके ये जमीन बेच जाऊंगा मैं। ये कह के लोपसांग अपना काम करने लगा। गोलू चादर ओढ़ के सो गया, क्योंकि उसको पता है कि अभी सबसे मुश्किल सफर तो बाकी है। दिल्ली जाने के लिए तो सैपला बाबा को पहले ही मना चुकी थी, ये बातें तो बस औपचारिकता हो रही थी। सैपला और जयराम की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी। छोटी सी सैपला को दिल्ली जाने के बहुत सारे सपने जो देखने थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी सड़क किसी की नहीं होती। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि जयराम सैपला के ढाबे पे पहुंच चुका है लद्दाख में। तय ये हुआ है कि जब वो ऊपर से तेल खाली करके वापस नीचे आएगा तो लोपसांग और सैपला को अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। लेकिन लोपसांग ने यह भी कहा है कि इस बार ऊपर का मौसम बहुत खराब है, जयराम को बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी होगी। अब आगे। अच्छा ये लाल स्याही वाला पेन तो नीचे से लाए हो, अब जब ऊपर से लौट के आओगे तो क्या लाओगे? सैपला ने पूछा। इससे पहले कि जयराम कुछ बोलता वो फिर बोली, कुछ मत लाना, बस मुझे दिल्ली लेके चलो। मैं मीनू से मिलना चाहती हूँ, उसके साथ स्कूल जाना चाहती हूँ, हवाई जहाज चलाना चाहती हूँ। जयराम सैपला से मीनू जितना तो नहीं पर बहुत प्यार करता था। पिछले 5 सालों में उसने सैपला को हर बार बड़ा होते देखा था। उसने देखा था कि कैसे सैपला को ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा मुझे कभी ऊपर नहीं लेके गए, तुम बताओ ना यहाँ से आगे जाके क्या क्या चीजें आएंगी? एक शर्त पे बताऊंगा, जब दिल्ली जाने के लिए तैयारी करोगी तो अपने बाग से कुछ खुबानियां तोड़ लेना, मैंने मीनू से कहा था कि लेके आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ताज़ी तोड़ूंगी। तुम्हें पता है मेरा नाम सैपला, इसका मतलब भी खुबानी होता है हमारी भाषा में, तभी तो बाबा ने ये नाम रखा है मेरा। अब मुझे आगे आने वाले गाँव के नाम बताओ। देखो जब यहाँ से आगे जाएंगे तो बारलचाला और सरचू गाँव आएंगे। बारलचाला में बहुत बर्फ गिरती है, दुनिया के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है ये। बारलचाला के चंद्रा और भागा की प्रेम कहानी बहुत मशहूर है। हाँ वो तो बाबा ने सुनाई है मुझको कई बार, सैपला ने कहा। बस फिर उसके बाद गाटा लूप्स आएंगे, जहाँ लोग पानी की बोतल भर के डालते हैं। कहते हैं वहाँ एक ट्रक क्लीनर का भूत है, ये बात भी बाबा ने बता रखी है। कोई नई बात बताओ ना। मूर प्लेन्स पार करने के बाद टंगलांग आ जाएगा, वो इस दुनिया का सबसे ऊंचा रास्ता है जहाँ गाड़ियाँ चल सकती हैं। मैं भी दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर जाना चाहती हूँ, तभी तो मैं दिल्ली जाके हवाई जहाज चलाना सीखूंगी। अच्छा दिल्ली में बाजार कैसे हैं? वहाँ चूड़ियाँ मिलती हैं? और दिल्ली के लोग कैसे हैं? वहाँ का स्कूल तो यहाँ के स्कूल से बहुत अच्छा होगा ना? और वहाँ ठंड कितनी पड़ती है? गोलू बहुत तेज खर्राटे ले रहा था। सैपला की आवाज़ बहुत मीठी थी। जयराम बहुत थका हुआ था। न जाने इनमें से वो कौन सी बात थी कि सैपला के कभी ना खत्म होने वाले सवाल सुनते सुनते जयराम को नींद आ गई। जब वो लोग सो के उठे तो आगे के सफ़र पे जाने के लिए एकदम तैयार थे। चारों पहियों ने भी एक दूसरे को हिम्मत बना दी थी। पहियों ने सोचा था कि एक दूसरे को देख देख के ही समझदारी से आगे बढ़ेंगे। जब जयराम निकला तो लोपसांग बोला, ध्यान से जाना जयराम, मैं और सैपला तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, जल्दी आना। जयराम ने सैपला की आंखों में देखा। दिल्ली जाने की बहुत सी उम्मीद भरी थी उन आंखों में। वो चाहती नहीं थी कि जयराम ऊपर जाए, वो चाहती थी कि वो यहीं से वापस नीचे हो ले, उसको अपने साथ लेके। पर उस तेल का ऊपर इंतज़ार हो रहा था। जयराम को नीचे नहीं ऊपर जाना था, बहुत ऊपर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी सड़क किसी की नहीं होती। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ट्रक ड्राइवर जयराम सैपला और लोपसांग से उनको दिल्ली ले जाने का वादा करके ऊपर लद्दाख की ओर निकल जाता है। इस बार ऊपर मौसम बहुत ख़राब है। पिछले कुछ दिनों में कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन नौकरी तो है ही ऐसी, ऊपर तो जाना ही होगा। अब आगे।
पिछले 10 घंटों से गाड़ी लगातार रुक रुक के चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले गोलू ने एक घुमावदार मोड़ पे एक ट्रक को खाई में गिरा देखा था। आने जाने वाले बता रहे थे कि आगे नदी में बहाव बहुत तेज है। इस राजमार्ग में कई नदियां आती हैं जिन पे पुल नहीं है। गाड़ी को पानी के बीच में से ही पार करना पड़ता है। हालांकि पानी ज्यादा नहीं होता। आने जाने वाले ये भी कह रहे थे कि शायद बादल फट सकता है। उस्ताद, ये बादल कोई बम है जो फट जाता है? गोलू ने पूछा। बम ही समझ लो, आखिर दोनों ही इंसानी जान के दुश्मन हैं। उस्ताद, इस बार मुझे भी डर लग रहा है। पहले परजाई ने टोका था, अब लोबसांग ने कह दिया। ये लक्षण अच्छे नहीं है। अभी मेरी बात हो रही थी वो ताशी क्लीनर से। वो कह रहा था कि संदीप के ट्रक का किसी गाड़ी के साथ भयंकर एक्सीडेंट हुआ है थोड़ा नीचे। आपको पता है, निक्की कह रही कि जब तक ये जोखिम भरी नौकरी नहीं छोड़ूंगा वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो परजाई की तरह दिन भर मेरे इंतजार में मरना नहीं चाहती। मैं सोच रहा हूँ इस बार वापस जाके नौकरी बदल लूँ। एक पेट्रोल पंप पे बात की है मैंने, वो रख लेंगे मुझको काम पे, गोलू बोला। जयराम चुप रहा। गोलू अगर यूं चला जाएगा तो इस बात का दुख होगा उसको, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और चुपचाप ऊपर बढ़ता रहा। सारे घुमावदार रास्ते पार करके वो लेह पहुंच गए। उसने एक और सफर पूरा कर लिया था। उसने एक और बार सामान मंजिल पे पहुंचा दिया था। खाना पीना करके दोनों ने वापसी की उतराई शुरू की। सितंबर खत्म होने को था। मौसम बहुत खराब हो चुका था। कुछ ही दिनों में राजमार्ग बंद होने वाला था। उपशी गांव पार करके 100 किलोमीटर उतरने के बाद अचानक एक तूफान आ गया। बर्फ गिरने लगी। जयराम ने गाड़ी किनारे लगा दी और एक चाय की दुकान पे चला गया। गोलू फिर निक्की से फोन पे लगा हुआ था। जयराम अब इंतजार नहीं करना चाहता था। उसको पता था कि पहले थोड़ा नीचे सैपला और लोबसांग और फिर बहुत नीचे शांति और मीनू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम खुला नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। गोलू के मना करने पे भी वो नहीं रुका। वो 12 घंटे लगातार चला और सारी कठिनाइयां पार करके दारचा पहुंच गया। ढाबे की जगह पे पहुंच के जब उसने गाड़ी रोकी तो वहां ढाबा बिखरा पड़ा था। आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी और ट्रक आपस में भिड़ गए थे। गाड़ी इतनी तेज थी कि ढाबे तक घिसटती हुई आ गई। बाप बेटी सो रहे थे, सोते ही रह गए। जयराम ढाबे के अंदर गया तो वहां एक कोने में उनका सामान पैक हुआ पड़ा था। बराबर में एक थैली में बहुत सारी खुबानी थी। सैपला ने मीनू के लिए तोड़ी थी। जयराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्लास्टिक की थैली उठाई, कुछ देर अकेले रो लिया और गाड़ी की ओर चलने लगा। गाड़ी के पास गया तो उसकी नजर पीछे लिखी उस नसीहत पे पड़ी जिसका असली मतलब लोबसांग ने बताया था मीनू को। सड़क किसी की नहीं होती। जयराम दिल्ली की ओर बढ़ गया। उस्ताद, मैं इसीलिए कहता हूं तुमसे, छोड़ दो ये नौकरी। उस पेट्रोल पंप पे एक और जगह खाली है। परजाई और मीनू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी को ऐसे सड़क के हवाले मत करो उस्ताद। कई घंटों बाद जयराम के मुंह से आवाज निकली। नहीं गोलू, अगर सड़क पर ट्रक नहीं चलेंगे तो लोगों की जिंदगियां रुक जाएंगी। ये सड़क बहुत जालिम है, लेकिन इस पर चलना ही होगा। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से और कोई बात नहीं की। जयराम जब घर पहुंचा तो शांति की खुशी से आंखें भर आईं। जैसा हर बार उसके घर आने पे होता है, मीनू आके उसके गले लग गई। उसने मीनू को बहुत कस के पकड़ लिया और उसके हाथों में वो खुबानी की थैली दे दी। पता नहीं, अचानक उसको ऐसा लगा जैसे मीनू उसके कान में कह रही हो, मुझे दिल्ली ले चलो, मुझे हवाई जहाज उड़ाना है। बस इतनी सी थी ये कहानी।